नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रेटी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्ट्रीम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 30 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पर मैथ के साथ साथ में रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिसके प्ले लिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाके मैथ के साथ में रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना ना भूलें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले उसकी अपडेट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि 11,000 रुपये पर 2 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो हमारा परसेंटेज कितना दिया है? समय दिया है 2 वर्ष, परसेंटेज दिया है 4%, ठीक, और समय 2 वर्ष दिया है। इसको आप डायरेक्ट फार्मूला से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम फार्मूले से ना लगा कर ट्री मेथड से लगाएंगे। आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हमारा मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 के पावर n, जो कि n जो है समय है, ठीक। ये हमारा फार्मूला है, यहाँ आप मान रख के निकाल सकते हैं। बट हमारा तरीका क्या है, हम ट्री मेथड से लगाएंगे। तो जैसे 11,000 का बात कर रहा है तो 11,000 हमारा धन है, तो 11,000 पे कितने परसेंट? 4%। तो 4% 2 साल का निकालना है ना, 11,000 का 4% निकाल लेंगे, ठीक। तो 11,000 का 4% क्या होगा? 11,000 का 4% मतलब, तो 11,000 का जब 4% निकालेंगे तो हमारा 440 आएगा। तो एक साल का 440 और अगले साल का भी 440, लेकिन अगले साल ध्यान दीजिए, इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो इसका भी 4% हमें निकालना पड़ेगा। तो 440 का 4% कितना हो जाएगा? बटे 100, 1 0 से 1 0 कटा। अब 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 17.6 आ जाएगा हमारा, तो 17.6। अब हम इसको तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारा 2 साल का ब्याज निकल आएगा ना। जब हम ये दोनों जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 880 आ जाएगा, और प्लस ये 17.6 बराबर कितना आ जाएगा? 897.6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेनें क्रमशः पी और क्यू से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए, अब मान लिया मैंने पी यहाँ है, ठीक, पी यहाँ है और यहाँ से चलना आरंभ करती है, और क्यू यहाँ है और यहाँ से चलना आरंभ करती है, ठीक। दोनों आमने सामने से आ रहे हैं ना, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्या है? 40 किलोमीटर और दूसरा क्या है? 30 किलोमीटर, ठीक। और जब दोनों मिलते हैं भाई, यहाँ हमने मान लिया कि यहाँ मिलते हैं, जब दोनों यहाँ आके मिलते हैं आर पॉइंट पे, तो जो एक ट्रेन है जो 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, तो कौन सी दूरी अधिक तय करेगी? जो ये पी वाली है, यही तो अधिक दूरी तय करेगी, क्योंकि ये क्या है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि इसकी स्पीड 40 है, उसकी स्पीड 30 है। तो अगर इन दोनों को 1 घंटे चलाएंगे तो देखिए, अगर 40 वाली को 1 घंटे चलाएंगे तो 40 वाली 1 घंटे में कितना चलेगी? 40 किलोमीटर चलेगी। ऐसे 30 वाली 1 घंटे में कितना चलेगी? 30 किलोमीटर चलेगी। तो 1 घंटे में दोनों में कितना अंतर आ जाएगा? 10 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा ना। 1 घंटे दोनों को चलाएंगे हम, दोनों में 10 किलोमीटर का अंतर आएगा। तो ऐसे 80 किलोमीटर की बात कर रहा है, तो दोनों कितना चली होंगी कि 80 किलोमीटर का अंतर आ गया होगा। तो कम से कम 8 घंटे चली होंगी ना। 8 घंटे चली होंगी तभी तो 80 किलोमीटर का अंतर आ गया, क्योंकि 1 घंटे में उसमें 10 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। 1 घंटे में जो है ये 10 किलोमीटर का अंतर आ रहा है, तो 8 घंटे में उसमें 80 किलोमीटर का अंतर आ गया। तो अगर दोनों 8 घंटे बाद यहाँ मिलती हैं तो समय कितना आ गया? 8 घंटे आ गया। तो दोनों की चाल कितना है? एक की चाल जो है वो 30 है और दूसरे की 40 है। तो दोनों की सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? 40 + 30 बराबर 70 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, ठीक। और समय कितना है? समय दोनों को 8-8 घंटे चलना है ना, तो समय 8 घंटे, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ठीक। और चाल कितना है? 70 किलोमीटर है, और दूरी कितना है? समय कितना है? समय 8 घंटे, तो 8 × 7 = 56, 560 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए, ये समझ में आया? देखिए, मैंने क्या किया, मैंने
देखिए एक जो चल रहा है, पहला जो चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है, तो 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रहा है। वैसे दूसरा जो है 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा है, मतलब 1 घंटे में दोनों में 10 किलोमीटर का अंतर आएगा। आप ऐसे देखेंगे ना, 1 घंटे में दोनों में 10 किलोमीटर का अंतर आ गया। तो अब 80 किलोमीटर का अंतर आने में उसको कितना चलना पड़ेगा? 8 घंटे ही तो चलना पड़ेगा। तो 8 घंटे बाद 80, तो हमारा टोटल समय कितना हो गया? 8 घंटे का हो गया, क्योंकि दोनों 8 घंटे में देखिए यहाँ मिल गए, तो ये दूरी इसने चल लिया, ये दूरी इसने चल लिया, तो टोटल दूरी हो गई ना 8 घंटे में। तो दोनों के सापेक्ष चाल को हमने जोड़ दिया, जो कि 70 हो गया, और समय 8 हो गया, तो 8 सते 56। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य और भास्कर 1500 में एक कार्य को पूरा करने का अनुबंध करते हैं। आदित्य अकेले इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। आदित्य जो है 15 दिन, ठीक, जबकि भास्कर अकेले इसे 18 दिन में कर सकता है। भास्कर जो है 18 दिन में कर सकता है। चंद्रा की सहायता से वे इसे 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। चंद्रा का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो चंद्रा के आने से वो तीनों मिलके जो 6 दिन में ही कर लेते हैं, मतलब A प्लस B प्लस C मिलके 6 दिन में कर लेते हैं। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? 90 आएगा। एलसीएम 90 आ गया, तो अब 15 के हिसाब से A करेगा, तो उसकी कार्य क्षमता कितना आ जाएगी? 6 आ जाएगी। मतलब आदित्य जो है 1 दिन में 6 काम कर रहा है। वैसे B की भास्कर, मतलब भास्कर 1 दिन में 5 काम करेगा, और आदित्य, भास्कर और चंद्रा मिलके 1 दिन में कितना काम करेंगे? 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 के 6, 6 पंचे 30, मतलब 15 काम करेंगे। ठीक, अब देखिए आदित्य और भास्कर दोनों मिलके 11 काम कर रहे हैं, और तीनों मिलके 15 काम कर रहे हैं। तो चंद्रा जो है, चंद्र का 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 दिन में 4 काम करेगा, मतलब चंद्रा की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है। चलिए अब पूछा क्या है? चंद्र का हिस्सा बताइए। तो चंद्र का हिस्सा बताना है, तो चंद्रा का कार्य क्षमता ही जो है उसका हिस्सा हो जाएगा। तो तीनों की कार्य क्षमता टोटल कितनी है? 15 है। तो अब चंद्रा का बताना है, तो 4/15, अब जितने में कार्य उसने लिया है वो धन गुणे 15,000। अब इसको 15 से काटेंगे 1,000, ये आ जाएगा 4,000। तो चंद्रा का हिस्सा कितना है? क्या? 4,000, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। जो उनका कार्य क्षमता रहेगा वही उसका हिस्सा रहेगा, चाहे वो प्रॉफिट में हो या धन हो, जो भी बांटने में होगा वही उनका हिस्सा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी के किस धनात्मक मानों के लिए समीकरण x² प्लस bx प्लस 9 के मूल समान है? तो मूल समान होने कंडीशन क्या होती है? जब हमारा मूल समान होता है तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो b² माइनस 4ac बराबर 0 है, तो b क्या है? b का b ही दिया है, तो b² माइनस 4, a कितना दिया है? a 1 दिया, क्योंकि x² का गुणन 1 है, और गुणे c जो है 9 दिया है, बराबर 0। तो अब यहाँ b² क्या आ जाएगा? b² 9 चौक 36, उधर जाएगा माइनस का, इधर प्लस हो जाएगा। b² बराबर 36, तो b बराबर 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल कीजिए x³ माइनस 3x² प्लस 9x माइनस 12 माइनस x³ माइनस 7x² माइनस 8x माइनस 16। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ x³ से कट जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, और ऐसे देखिए यहाँ माइनस का 3x² और माइनस का 7x² माइनस का 10x² हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 9x प्लस का 9x माइनस का 8x प्लस का x बचेगा। अब ये देखिए, ये माइनस का 12 माइनस का 16 माइनस का 28 आ जाएगा। तो हमारा यही इसका सिंपल रूप आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों में 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0 और 4x प्लस ky प्लस 2 बराबर 0 के युग्म का कोई हल नहीं है? तो अगर युग्म का कोई हल नहीं है तो ये कब होगा? ये कंडीशन कब होगी? जब दोनों रेखाएं समांतर होगी तभी ना। तो दोनों रेखाएं की समांतर होने की कंडीशन क्या होती है? तो उसका परवलता बराबर हो, m1 बराबर m2 हो। ठीक, ये कंडीशन होती है, क्योंकि जब दोनों समांतर होंगे तभी उसका कोई हल संभव नहीं होगा। या दूसरा कंडीशन ये है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हमारा फॉलो होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से हम देखिए, यहाँ पे हम मान निकाल लेंगे किसका? हमें मान निकालना किसका है? हमें k का मान निकालना है ना। k के किस मान के लिए? तो k का मान निकालना है। तो देखिए अब a1/a2 क्या दिया है? a1 दिया है 2 दिया है, और a2 दिया है 4 बराबर b1 दिया है 3 और b2 दिया है k। तो यहाँ से k का मान निकालेंगे तो हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो 2 के बराबर हो जाएगा 12
अब के बराबर हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6 आएगा, जो ऑप्शन डी सही है। अब जैसे यहाँ दिया कोई हल नहीं है, तो इसका एक कंडीशन तो ये हो गया कि कोई हल नहीं है, ठीक। अब इसके दो कंडीशन और होते हैं। एक कंडीशन एक है कि अनंत हल संभव है। अनंत हल संभव होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों रेखाएं संपाती होनी चाहिए, मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में कब कंडीशन बनता है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा, ठीक। ये तब बनता है जब दोनों रेखाएं संपाती हो, तो इस कंडीशन में अनंत हल होंगे, अनंत हल, ठीक। और एक तीसरा कंडीशन, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा। और तीसरा क्या है? तीसरा कंडीशन ये है कि उसका एक अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय हल संभव कब होगा? जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इंटरसेक्ट करने के लिए m1 नॉट इक्वल टू m1/m2 होना चाहिए, मतलब उसकी प्रवणता बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो अब ऐसे कंडीशन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक। तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेडर ने एक व्यापारी से कुछ उधार लिया, जिसके एवज में 10,500 की धनराशि 1 वर्ष में देय है, ठीक। ट्रेडर 4 महीने बाद खाते का निपटान करना चाहता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है तो उसे कितना भुगतान करना चाहिए? तो ये देखिए, ये 1 साल बाद की उसकी मिश्र धन है, ठीक। 1 साल बाद की मिश्र धन है, तो पहले इसका तो मूलधन निकाल लीजिए। तो एक तरीका ये है, पहले एक तरीके से हम बताते हैं। एक तरीका ये है कि इसका मूलधन निकाल लेते हैं। तो अगर 6% उसका वार्षिक है तो उसका मूलधन क्या हो जाएगा? मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि उसका जो, अगर मान लो कोई धन P था, उसका 106% बराबर 10,500 बता रहा है ये, क्योंकि ये 1 साल बाद दिए है ना। तो अगर हम इसका मूलधन निकाल लेते हैं तो मूलधन 10,500। अब देखिए इसका हम इधर ले जाएंगे तो बटे में 106 हो जाएगा, परसेंटेज आएंगे तो गुणे 100 ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो या आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से P आ जाएगा हमारा। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारा तो 99,05 आएगा। तो ये इसका मूलधन आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? 4 महीने बाद। अब देखिए 99,05 इसका क्या हो गया? मूलधन हो गया। मिश्र धन कितना था? 1 साल का 10,500 था, ठीक। तो 99,500 99,05 इसमें से घटाएंगे तो हमारा 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना होगा इसमें से? देखिए ये आएगा 595। अब 595 जो है वो 1 साल का ब्याज है, लेकिन उसको भरना कितना है? उसको तो 4 ही महीने का तो भरना है, तो ये तो 12 महीने का है। अब 4 महीने निकालने के लिए इसमें से 3 से भाग कर देंगे। अब इसमें से हम 3 से भाग करेंगे तो हमारा 198 नियर अबाउट आएगा। तो इसमें भागे 3 करेंगे तो 198 नियर अबाउट आ जाए, ठीक। तो अब देखिए इसका मूलधन जो था वो 99,05 था और 198 रुपये उसने 4 महीने का ब्याज भर दिया। तो अब उसका टोटल कितना हो जाएगा? लगभग 10,103 आएगा, ठीक। तो इस हिसाब से इसमें कौन सा आंसर सही होगा? आंसर हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये नियर अबाउट आंसर आया। यह इसका दूसरा तरीका ये है कि अब देखिए ये है साल भर का ब्याज, ठीक। अगर मैंने वो धन P मान लिया, जैसे जो 4 महीने बाद हमें देना है उसको मैंने P मान लिया, तो 4 महीने बाद हमें P देना है, ठीक। तो इसमें से P ये बराबर क्या दिया? ये दिया है 10,500। तो 10,500 में से हम क्या घटा दें कि जो देना है 4 महीने बाद वो निकल जाए। मतलब जो 8 महीने का एक्स्ट्रा जो ब्याज लगा है उसको हम घटा दें इसमें से। 8 महीने का मतलब 2/3 वर्ष हो गया। 8 महीने बराबर यही होगा, 2/3 वर्ष हो जाएगा। तो मतलब अगर जो 2/3 वर्ष का उसको ब्याज देना पड़ा एक्स्ट्रा, उसको हम हटा दें इसमें से, वही हमारा 4 महीने बाद दिए धन हो जाएगा, जो 4 महीने ब्याज हमें देना है। तो इसमें से माइनस क्या कर दें? माइनस P और परसेंटेज क्या है? 6 है और समय कितना? 2/3/100। अगर हम ये ब्याज उसमें से घटा देंगे तो हमारा जो 4 महीने बाद दिए धन होगा तो वही तो आ जाएगा हमारा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? देखिए ये 3 दूनी 6, 25 चौका, तो ये हमारा आ जाएगा 10,500। अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो P प्लस P/25 हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 26P/25 आ जाएगा, ठीक। अब हमारा P बराबर हो जाएगा 10,500 गुणे 25/26। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा
96 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7, 12, 21 और x का एक समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 7:12 समानुपाते 21 अनुपाते x, यही तो बोल रहा है ये। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, इस पे बाहर वाले से बाहर गुणा, अंदर वाले से अंदर गुणा। तो 7 × x बराबर 12 × 21। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 21 बटे 7, 7 त्रिक 21, 12 तें 36, x बराबर 36 आ जाएगा हमारा, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बेलन का आयतन 256 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और इसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन का फार्मूला होता है। ये बराबर क्या दिया है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या दिया हमारा, 256 पाई दिया है। अब पाई से पाई कट जाएगा। अब आर का मान कितना दिया, आर 8 सेंटीमीटर है। तो 8 × 8 × एच बराबर 256। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 256 बटे में 8 × 8। अब 8 से काटेंगे, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। एच बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीता, लता और माधुरी की आय का अनुपात 5:6:3 है। यदि उनकी औसत आय 42 वर्ष है तो लता की आय ज्ञात कीजिए। चलिए हमने इनका आय क्या मान लिया, गीता का मैंने 5x मान लिया, लता का 6x मान लिया और माधुरी का 3x मान लिया। ठीक, अब इनका औसत क्या दिया, 42 दिया, तो इनका औसत क्या होगा, 5x + 6x + 3x बटे में 3 बराबर 42 दिया है। राशियों का योग बटे संख्या, ये हमारा औसत का फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसका हम क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 5x + 6x + 3x कितना हो जाएगा, 5 6 5 11 3 14, 14x बराबर 42 × 3। ठीक, और 14 तें 42, x बराबर 9 आ गया हमारा। तो अगर x बराबर 9 हो गया है तो हमें किसकी आय ज्ञात करनी है, लता की आय ज्ञात करनी है। लता की आय कितना माना है, 6x। तो x बराबर 9 है तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 9, 9 6 54 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत ज्ञात कीजिए। यह इसका एक तरीका है कि 10 संख्याओं का औसत क्या है, 8 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 10 × 8 बराबर 80 हो जाएगा। ठीक, इसका योग 80 आ गया। अब योग को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा योग कितना आ जाएगा, योग हमारा 40 आ जाएगा। अब 40 आ गया योग हमारा, और संख्याएं कितनी हैं, 10 हैं, तो 40 बटे 10 बराबर 4। औसत कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। या आप ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली आप कर सकते हैं, जो औसत दिया है 8 उसको सीधा हम जिससे बोला है डिवाइड करने उससे डिवाइड कर देंगे, तब भी हमारा औसत 4 आ जाएगा। क्योंकि अगर हम औसत में डिवाइड कर रहे हैं या सभी संख्याओं में सेम चीज कर रहे हैं, मतलब एक में नहीं सभी संख्याओं में, 10 संख्याओं में अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इससे अच्छा है कि हम उसके डायरेक्टली औसत में डिवाइड कर दें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x उस न्यूनतम आवाज संख्या को दर्शाता है जिसे 4 से गुणा किया जाता है तथा 5 और 10 के लघुत्तम समापवर्तक में जोड़ा जाता है, तो हम क्या मान लेते हैं, x जो है न्यूनतम आवाज संख्या को 2 मान लेते हैं, तो 2 में 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक, और दूसरा क्या कंडीशन कर रहा है, 5 और 10 जोड़ा जाता है। 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 ही तो आएगा, तो इसको जोड़ा जाता है प्लस 10 किया जाता है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन y क्या बोल रहा है, y उस न्यूनतम विषम आवाज संख्या को दर्शाता है। न्यूनतम विषम आवाज संख्या की बात कर रहा है, तो न्यूनतम विषम आवाज संख्या क्या है हमारी 3 हो जाएगी, जिसे 5 से गुणा करके दूसरी न्यूनतम विषम आवाज संख्या में जोड़ा जाता है। तो 5 से गुणा कर दिया इसमें, और दूसरी विषम आवाज संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 20 आ गया। तो निम्न में से कौन सा सत्य है, x और y बराबर है, बराबर तो नहीं है, एक 18 एक 20 हो रहा है, ये भी गलत। y और x का अंतर 2 है, y और x का अंतर 2, ये सही है। x + y 10 है, ये भी गलत है। x y से बड़ा है, नहीं y x से बड़ा है, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार एक निश्चित दूरी का 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। 4 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब जैसे कुल दूरी मैंने x मान लिया, टोटल दूरी हमारी x है, तो x/3 जो है
वो किससे जा रहा है, 30 किलोमीटर प्रति आवर से, और दूसरा बचेगा क्या, बची हुई दूरी जो है वो 20 किलोमीटर प्रति आवर से तय कर रहा है। ठीक, ये हमारी बची हुई दूरी है। तो उसका इसमें लगने वाला समय कितना हो जाएगा, इसमें क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना है, x बटे 3 है, और चाल कितना है, 30 है। तो ये कितना हो जाएगा, x बटे 90 हो जाएगा। ऐसे ये x बटे 2x बटे 3 है और बटे में 20, तो ये कितना हो जाएगा, 2x बटे में 60, मतलब x बटे 30 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया x बटे 90, x बटे 30। तो उसको टोटल समय कितना लगता है, यहाँ तो कितना समय दे रहा है, हमें 4 घंटे दे रहा है, लेकिन हमारा अलग अलग कितना समय आया है, एक आया x बटे 90 और एक आया x बटे 30। तो टोटल समय 4 है, तो एक x बटे 90 है हमारा और एक x बटे 30 है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा ये x प्लस ये 90 करने के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे, 3x बटे में 90, तो ये 4 है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर 4x आ जाएगा, तो 4 × 90 बराबर 4x, तो 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। √2x² माइनस 2√5x प्लस √3 बराबर 0 के मूलों का योग है। तो मूलों का योग निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। और अगर मूलों का गुणनफल बोलेगा तो हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ b क्या है, b हमारा -2√5 दिया है, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b 2√5 बटे में a कितना है, a √2 है, तो बटे √2। ठीक, अब देखो ये रूट से अगर 2 में काटेंगे तो हमारा बचेगा क्या, ऊपर √2 बचेगा और गुणे √5, ये नीचे कट जाएगा ना। तो अब इसको गुणा करेंगे तो √10 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज PQRS में क्रमागत कोणों P और Q के समद्विभाजक T पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण PTQ को माप ज्ञात कीजिए। तो एक समांतर चतुर्भुज ले लीजिए, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज PQRS। ठीक, अब इसमें बोल क्या रहा है, P और Q के समद्विभाजक T पर प्रतिच्छेद करते हैं। P और Q का समद्विभाजक जो है T पर प्रतिच्छेद करता है, तो ये T ले, तो कोण PTQ ज्ञात करना है, मतलब ये वाला एंगल हमें बताना है। ठीक, तो एक चीज़ ध्यान, अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसके क्रमागत कोणों का योग कितना होता है, ये कोण और कोण ये बराबर कितना होगा, कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 होगा, क्योंकि क्रमागत कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर इसका हम समद्विभाजक लेंगे तो इसका समद्विभाजक कितना हो जाएगा, इसका 1/2 कोण P प्लस कोण Q बराबर 180/2 बराबर 90 आ जाएगा। इसका समद्विभाजक कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। तो हमें बताना क्या है, अगर इन दोनों का मान 90 अंश है तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180। अब इन दोनों का 90 है तो बचा कितना, ये भी 90 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप त्रिभुजों का गुणधर्म नहीं है, तो इसमें बताना क्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है संगत कोण समद्विभाजकों द्वारा प्राप्त संगत खंडों के वर्गों के अनुपात के। तो देखिए हम एक साथ आपको पहले बता देते हैं कि अगर दो त्रिभुज जो हैं समरूप हैं, जैसे ABC और PQR, ये त्रिभुज अगर समरूप है तो इसमें कंडीशन एक ये होती है कि इनकी भुजाएं जो हैं समान अनुपात में होती हैं। दूसरा क्या होता है, अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो इसमें संबंध क्या होता है, भुजाओं का जो वर्गों का योग होगा उनका अनुपात बराबर होगा। तो भुजाओं AB बटे PQ का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग। ठीक, मतलब अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो हमेशा वर्ग की बात करेगा, तो क्षेत्रफल के साथ में हमेशा वर्ग आएगा। कोई भी भुजा होगी, माध्यिका होगी, कुछ भी आएगा, अगर क्षेत्रफल के साथ वो कंडीशन बता रहा तो वो भुजाओं का वर्ग ही होगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन इसके हिसाब से सही है। तो पहला ऑप्शन मतलब समरूप त्रिभुज की कंडीशन को बताता है।
तो दूसरा क्या है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा संगत माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात। तो ये भी सही है, ये भी कंडीशन फॉलो होता है समरूप त्रिभुज के लिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत शीर्षलंबों के वर्गों का अनुपात बराबर होता है, ये भी बराबर है, सही बात बोल रहा है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत कोण समद्विभाजकों द्वारा प्राप्त संगत खंडों का अनुपात बराबर होता है, ये गलत है, क्योंकि हमने क्या बोला, हमेशा अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो वहां भुजाओं के वर्गों की बात करेगा। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, अगर क्षेत्रफल के अनुपात को ले रहा है तो हमेशा वर्गों का अनुपात रहेगा। चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन गलत, मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। मतलब ये ऊपर की तीनों जो कंडीशन है वो समरूप त्रिभुज की कंडीशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है। दुकानदार ने एक ग्राहक को क्रमशः 10%, 5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की। ग्राहक ने उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदी? तो 2 क्रमिक छूट इस पर डायरेक्ट, अगर जिससे 1200 का सामान है, 10% का छूट दिया, मतलब उसने 90% पे उसको बेचा होगा ना, तो 90/100। अब अगला क्या है, 5% छूट, तो मतलब 95 में बेचा होगा, 95/100। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो हमारा 12 × 9 × 95/10। अब इसको हम काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 19, अब 2 छंका 12, तो आ गया 6 × 9 × 19। ठीक, अब इसको हम गुणा करेंगे तो 19 छक्का 114 होता है, × 9, तो 9 चौक 36, 9 के 9 3 12, 2 हासिल 1, 9 के 9 10, 1026 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। या इसका एक तरीका और है कि हम इसको फ्रैक्शन में ले लें। अगर 10% की बात करा तो 10% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये इसको 10/100 लिख सकते हैं, तो 10/100 को 1/10 लिख सकते हैं। तो मतलब वो अगर 10 का सामान वो 9 में दे रहा है, बात यही हुई ना, तो 10 पे मतलब 1 का डिस्काउंट दे रहा है। वैसे 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को 5/100, तो मतलब 1/20 लिख सकते हैं। मतलब 20 का सामान जो है वो 19 में दे रहा है। ठीक, अब जैसे ये इसका हम दोनों का गुणा कर लेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, ये हमारा उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, ये हमारा डिस्काउंट वाला मूल्य हो जाएगा। तो 20 200, तो इसका अंकित मूल्य आ गया 200, और इसका 19 नहीं है 171। अब बात क्या कर रहा है, अब ये देखिए, ये 200 किसके बराबर है, 200 बराबर 1200 है, तो मतलब 200 कितना गुना है, 200 1200 का 6 गुना है। ऐसे हम इसका 6 गुना निकाल लेंगे तो हमारा डिस्काउंट के बाद मूल्य आ जाएगा, गुणे 6 कर देंगे, 171 × 6, तो कितना आ जाएगा, 6 के 6, 6 7 42, 6 के 6 4 10, 1026, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप दोनों में से किसी से भी लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक तालिका दी हुई है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए, वर्ष 2020 में विभिन्न राज्यों में चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या समान वर्ष में विभिन्न राज्यों में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना % है। तो मतलब चयनित उम्मीदवारों की संख्या जो है 2020 में बात कर रहा है, 2020 में चयनित उम्मीदवारों की संख्या साक्षात्कार उम्मीदवारों की संख्या से कितना % है। तो चयनित वाले को हम जोड़ लेंगे पहले, चयनित वाले जो हैं वो कितना है, 800 + 600 + 680 + 700 + 490। वैसे साक्षात्कार वाले को ले लेंगे, साक्षात्कार वाले को ले लेंगे तो कितना है, 1200 + 1500 + 2000 + 1600 + 1500। तो इसको हम जोड़ेंगे और इसको हम जोड़ लेंगे, कितना आएगा हमारे जोड़ने पे, 8 6 14, 14 6 20, 20 7 27, 27 5 32, 3270 हमारा ये ऊपर वाला गया। और नीचे 12 15 27, 27 20, 47, 47 6 53, 63, 63 5 68, 78, ये हमारा 7800 आ जाएगा। ठीक, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि चयनित छात्रों का % जो है वो साक्षात्कार वाले का कितना % है। तो 3270/7800 निकालेंगे, अब % निकालने के लिए गुणे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब 3270 भागे 78 है, तो इसको हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग 41.92 आएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में 1/4 पानी भरा है, इसमें 10 कप पानी डालने पर बर्तन 3/4 भर जाता है। बर्तन की क्षमता कपों में ज्ञात कीजिए। तो
जैसे कोई बर्तन दिया हुआ है, ठीक, इसमें पहले से 1/4 पानी भरा हुआ है, ये 1/4 भरा है, तो बचा कितना, बचेगा कितना, 3/4 बचेगा, ठीक। अब हम इसमें पहले से यहाँ भरा हुआ है, ठीक, ये पहले से भरा हुआ है। अब जब इसमें 10 कप पानी डाल दिया हमने, 10 कप पानी डालने पे ये 3/4 भर जाता है, मतलब 10 कप पानी उसके दो भाग के बराबर हो गया, क्योंकि एक भाग तो पहले से भरा हुआ था और 10 कप पानी मैंने डाला तो उसका 3/4 भर गया, मतलब ये 2 भाग 10 कप पानी से भरा तो दो भाग बराबर हो गया 10 कप, ठीक। तो बर्तन की क्षमता कपों में, मतलब तो बर्तन के कितने भाग मैंने माना है, 4 भाग है, तो 4 भाग बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करते हैं, गुणे तो बराबर 20 कप। तो हमारा आंसर कहा गया 20 कप, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 7 और 245 है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक, ठीक। तो दोनों संख्याओं का गुणन निकालना हमें, तो महत्तम दिया 7 और लघुत्तम दिया 245, तो इसका गुणा करेंगे 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 3 = 31, 7 दूनी 14, 3 17, 1715 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan को पहली बार साइन और कास में चेंज कर लेंगे, तो tan बराबर क्या होता है, साइन बटे कास होता है हमारा, ठीक। तो tan को हम बदलेंगे तो ये साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस, अब tan को यहाँ बदलेंगे तो 1/sin थीटा बटे में कास आएगा, तो कास ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ क्या आ गया, साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम लिया तो यहाँ देखिए कास है तो ये ऊपर साइन से गुणा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा, कॉसेक इंटू कोसेक, तो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लाट को 19,50,000 में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लाट को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो मतलब ये जो रेट है ये 20% लाभ मतलब हानि पे मिल रहा है, तो 20% हानि मतलब ये 80% की वैल्यू दी हुई है। 20% हानि की बात करना तो ये 19,50,000 जो है वो 80% की वैल्यू दी हुई है। तो हमें निकालना क्या है, हमें 20% लाभ निकालना ना, मतलब 120 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 195/40 बटे में 80। अब 120 निकालेंगे तो हम गुणे 120% निकालने के लिए हम गुणे 120 कर देंगे, 19,50,000 बटे 80 गुणे 120। अब यहाँ 40 काटेंगे, 40 दूनी 80, 40 से 120, ठीक। अब इसको जब गुणा करेंगे तो एक चीज़ देखिए, ये हम अगर इसका 2 से भाग करेंगे तो ये 9 लाख समथिंग हज़ार आएगा, तो 9 लाख समथिंग हज़ार, तो अगर 3 से गुणा करेंगे 9 × 3 = 27 लाख, तो 27 लाख के नियर अबाउट कौन सा आंसर है, ये हमारा 29 वाला है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसका आप करके देखेंगे तब पर भी हमारा 29,25,000 ये आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 मीटर है। तो व्यास कितना है, 42 मीटर दिया, व्यास मतलब तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21 मीटर हो जाएगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³, 4/3 पाई का मान 22/7, r कितना दिया है 21, 21 गुणे 21 गुणे 21 3 बार, तो 7 × 21, 3 से 3 कट गया, तो 22 × 88 गुणे 21 के 441। अब इसका एक तरीका है, तो आप गुणा करिए या तो इसका आप यूनिट डिजिट का गुणा करिए और आंसर निकाल दीजिए। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 × 8, तो इसमें किस में 8 है, केवल एक ही आंसर में 8 है हमारा, तो 38,808 आंसर हो जाएगा, 38,808। तब इसको यूनिट डिजिट का गुणा करेंगे 8 का, तो हमारा यूनिट डिजिट मतलब क्या आएगा, हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा ना। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें इकाई का अंक 8 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
a की पावर 10 गुणे b की पावर -7 गुणे c की पावर -4 बटे में a की पावर -5 गुणे b की पावर 2 गुणे c की पावर 5। तो इसको सरल करना है, तो सरल करने के लिए क्या करेंगे, पहले अगर a की पावर -n दिया है तो हम उसको 1 बटे a की पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ यही करते हैं, a की पावर 10 दिया है, ठीक। अब एक b की पावर क्या है, b की पावर -7 है, उसको नीचे लाएंगे, b की पावर 7 हो जाएगा। अब गुणे c की पावर -4 दिया, उसको नीचे लाएंगे, c की पावर 4 हो जाएगा प्लस में। अब नीचे देखिए, नीचे a की पावर -5 है, इसको ऊपर कर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक। नीचे क्या है, b की पावर 2 गुणे c की पावर 5। तो इसको हम अगर बेस बराबर है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो a की पावर ऊपर 15 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, b की पावर 7 2 9 गुणे c की पावर 5 4 9। अब देखिए सब a और c को ऊपर सबको ले लेते हैं, तो a की पावर 15 गुणे b की पावर -9 गुणे c की पावर -9। ये किस में है देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। आज हम लोगों ने 30 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों अगर हमारी क्लासेस के आपको PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि डेली अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाए और आप तुरंत उसका लाभ ले सकें। दोस्तों आप लोग के लिए जल्द से जल्द हम स्टैटिक जीके की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं 1 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट मैथ के क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।